Okay, hello viewers, welcome back to my channel. Today's session is going to be very important. We are learning the American literature. So the American famous writer and their works in brief. So let's talk about the first Washington Irving. So the Washington Irving was the famous American writer. That is Irving's last major work published in 5 volumes across the several years. So here let's talk about him. So his first work is Rip Van Winkle comes in 1890. Okay, and it is the kind of a short story, iconic short story जो publish होती है first sketch book of Geoffrey Crayon में 1819 में. ये जो tale है एक सेट होती है इन अ स्मॉल डच विलेज एट द फुट ऑफ द कैटस्किल माउंटेन इन न्यूयॉर्क. ओके, सो एक अमेरिकन फोक टेल जो है एंड द लैंडस्केप इज द स्टोरी फॉलो द रीप अ काइंड ऑफ बट आइडल मैन, जो एक काइंड ऑफ आइडल मैन की स्टोरी डिपिक्ट करता है जो भाग जाना चाहता है, एस्केप करना चाहता है, एस्केप कर जाता है टू द माउंटेन टू अवॉइड हिज वाइफ्स कॉन्स्टेंट नैगिंग. ओके, so it is the first work, and after that comes its second work, that is the Legend of the Sleepy Hollow. It is another famous short story. जो famous short story है again उसी the sketch book of Geoffrey Crayon में publish हुई थी 1820 में. ये सेट होती है क्वाइट हडसन वैली में. विलेज का नाम है स्लीपी हॉलो. द स्टोरी इंट्रोड्यूस द रीडर टू द इचाबॉट क्रेन, लैंकी एंड द सुपरस्टिशियस स्कूल टीचर है. वो हमेशा ये होप करता है, इमेजिन करता है कि उसकी शादी हो जाए कैटरीन वैन टैसल से, जो डॉटर है एक वेल्दी फार्मर की. सो हाउएवर द इचाबॉट्स courtship is disrupted by the broom bones and his rival, and ultimately by the terrifying figure of the headless horseman, a legendary ghost said to be haunt to the valley. So this kind of the work. After that, let's talk about the sketchbook of Geoffrey Crayon, that Jane. तो ये क्या है, एक 1819-20 में एक collection that established Irving's literary tapestry. The result was Tale of the Alabama and the other short stories comes in it and published in it. Okay. सो देन उनका द टेल्स ऑफ द अलहम्बारा 1830 में, ये भी एक, जब वो स्पेन रहने चले गए थे लेट 1820s में और अर्ली 1830s में, तो वहां पे ही वाज सर्विंग एज द डिप्लोमेट इन द मैड्रिड. तो वहां पे उन्होंने ये फर्स्ट पब्लिश किया था 1832 को. एक फैसिनेशन और द ब्लेंड ऑफ ट्रैवल नैरेटिव है, हिस्टोरिकल रिफ्लेक्शन देता है जब आयरविंग ने विजिट किया था अलम्बारा पैलेस इन कनाडा में, तो उसी से इंस्पायर होकर उन्होंने इसे लिखा था. देन वी टॉक अबाउट द मोस्ट फेमस ऑथर जेम्स फेनमोर कूपर. जेम्स कूपर जिन्हें हम जानते हैं, जिनका फेमस वर्क है फर्स्ट द पायोनियर्स 1823 में आया था. was the first novel in the leather stocking series का फर्स्ट नॉवल माना जाता है जो chronologically पब्लिश हुआ था and comes with the Natty Bumppo's life, the famous kind of a name of the character, जो इसका सेटिंग इन 1793 में एक फिक्शनल टाउन था टेम्पल्टन न्यूयॉर्क में, उसमें ये स्टोरी प्रेजेंट होती है. उसमें विविड पिक्चर्स डिपिक्ट किए जाते हैं फ्रंटियर सेटलमेंट के एंड सिविलाइजेशन के. और नेटी बैम्पू क्या है, एक नोन हियर एज अ लेदर स्टेकिंग लाइव्स, ओके, इन हार्मनी विद द नेचर एंड स्टैंड इन द कॉन्ट्रास्ट विद द सेटलर. देन उनका फेमस वर्क आता है द लास्ट 1823 के बाद लास्ट ऑफ द मोहिकन्स 1826 में आता है. ये मोस्ट फेमस नॉवेल है द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स. इसे डीप में पढ़ने, इसके कैरेक्टर्स, थीम्स हमें पता होनी चाहिए. सेकेंड ऑफ द लेदर स्टकिंग टेल्स के टर्म में आने वाला नॉवेल कहा जाता है. सेकेंड इन नेटीज लाइफ, नेटी बम्पू के क्रोनोलॉजिकल में सेकेंड, जो सेट होता है 1757 में ड्यूरिंग द फ्रेंच एंड द इंडियन वॉर, एंड फॉलो द नेटी बम्पू that Hockey, his Mohican campaigns, that Chingachgook and his son Eunuchs, and उनके effort to protect two British sisters जिनके नाम है कोरा and Alice Munro, that captured by that treacherous Herno chief Mauga. Okay,
सो द मोहिकन्स, लास्ट ऑफ द मोहिकन्स, जो सिंबलाइज करता है वैनिशिंग नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स जो अंडर द प्रेशर ऑफ यूरोपियन, जो यूरोपियन कोलोनाइजेशन चला था उसमें कहीं पे अमेरिकन नेटिव्स का जो कल्चर है, जो ट्राइब है, वो वैनिश होते जा रहा है, ये दिखाया जाता है इसमें। ये पब्लिश होता है 1826 में। द बुक वॉज इमेंसली पॉपुलर, ये बहुत पॉपुलर हुई थी बुक, नॉट ओनली इन अमेरिका बट ऑल्सो इन यूरोप। सो मेकिंग कूपर इंटरनेशनली, इस बुक ने कूपर को फेमस बना दिया। ओके, देन वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट वर्क, The Pathfinder, sorry, 1840 में आया था, जो पब्लिश बाद में हुआ था। नैटी बैम्पू इन मिडल एज, देखो पहले क्रॉनिकल स्टोरी होती है, फिर अ पायोनियर, फिर लास्ट ऑफ द मोहिकन्स एंड फिर द पाथफाइंडर। जो नैटी बैम्पू का कैरेक्टर मिडिल एज में सर्विंग एज अ स्काउट ड्यूरिंग द फ्रेंच एंड इंडियन वॉर। सो chronologically it works provide the origin story of the iconic leather stocking figure, give readers the insight into how the Natty's values and heroic identity were formed. Okay, so it is the third novel in the Natty's life, and Natty, known as the Pathfinder, became the entangled in the both warfare and the romances. He falls in love with the Mabel Dunham एंड द डॉटर ऑफ अ सोल्जर, एक सोल्जर की डॉटर है मेबल डेनहैम, जिसे नेटी को प्यार हो जाता है, बट अल्टीमेटली रिनाउंसेस हर बिकॉज ही फील्स अनफिट फॉर द मैरिज एंड द डोमेस्टिक लाइफ। बाद में वही रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसे लगता है दैट ही फील्स दैट ही इज अनफिट फॉर द मैरिज एंड डोमेस्टिक लाइफ। दिस इज द रीइनिकेशन of the underscores Cooper's vision of Natty as a man of the wilderness. ओके, देन उसके बाद आता है द डियर स्लेयर 1841 में। ये लास्ट ऑफ द लेदर स्टॉकिंग सीरीज का वर्क रहा है, बट इट कम्स फर्स्ट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द नैटी बैम्पूज लाइफ, जो सेट होता है 1740 में। ये पोर्ट्रेट करता है नैटी एज अ यंग मैन, मिला है ना, स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। तो द डियर स्लेयर में नैटी के अर्ली लाइफ में, यंग एज के बारे में डिपिक्ट किया जाता है, जस्ट बिगिनिंग हिज लाइफ एज अ फ्रंटियर्स मैन। ओके, सो इन दिस नॉवेल नैटी अर्न्स द नेम डियर स्लेयर एज द डेमोन्स्ट्रेट हिज स्किल्स, ऑनर एंड द कोड ऑफ कंडक्ट इन द नेटिव अमेरिकन। सो द स्टोरी हाईलाइट करती है emerging character, beliefs and fairness, his respect for the nature with his deep sense of morality, unlike the latter novel. Okay, then we talk about the William Cullen Byron. Thanatopsis, the first published in 1817 and जिसे रिवाइज किया था 1821 में। एक मेडिटेटिव पोएम है जो रिफ्लेक्ट करती है डीपली डेथ एंड ह्यूमैनिटीज प्लेस विद इन द नेचुरल ऑर्डर। तो टाइटल जो ये लिया है ग्रीक मीनिंग से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है अ व्यू ऑफ द डेथ। व्हाट इज द थेनोप्टोसिस और द थेनाटोपॉलिटिक्स, और जैसे नेक्रोपॉलिटिक्स, लाइक दैट। So the title comes from the Greek meaning a view of the death. ये पोएम एनकरेज करती है रीडर्स को not to fear the death, मतलब हमें डेथ से नहीं डरना है, but to accept it as a natural process. तो ये जो पोएम है हम रीडर्स को इंस्पायर करते हैं accept the death because it's a natural thing in our life. So the all living being with the earth describe how after death the body became one with the soil, mingling with the element, and all description is given here. Then To a Waterfall, published in 1880, एक लिरिक मेडिटेशन गाइडेंस करता है फेथ एंड प्रिजर्वेशन को एक्सप्रेस किया गया है इसमें। फिर आता है द डेथ ऑफ द फ्लावर जो 1832 में पब्लिश हुआ था, एक एलिजिक पोएम है। फिर आता है प्रेयरीज 1832 में। देखो विलियम बायरन का ये वर्क है और 1832 में पब्लिश हुआ था, जो सेलिब्रेट करता है वास्ट लैंडस्केप ऑफ द अमेरिकन मिडवेस्ट एंड रिफ्लेक्ट द हिस्ट्री, मेमोरी, चेंज द पोएम ओपन विद द डिस्क्रिप्शन एंड वाइड बंडल्स ऑफ द प्रेयरीज आर डिस्क्राइब हियर। ओके, देन कम द मोस्ट फेमस पर्सन, दैट इज राल्फ वॉल्डो एमरसन, RW एमरसन। उनका नेचर एक विजनरी ऐसे है, वेरी वेरी फेमस ऐसे नेचर 1836। कई बार ये ग्रेजुएशन लेवल पे सिलेबस में प्रिस्क्राइब भी किया जाता है नेचर,
ओके सो ये ट्रांसेंडेंटलिज्म की शुरुआत या अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिज्म की शुरुआत मानी जाती है. इट प्रेजेंट द नेचुरल वर्ल्ड नॉट द मेयरली एज सीनरी और द रिसोर्सेज, नॉट द ह्यूमन यूज बट द लिविंग सिंबल ऑफ द डिवाइन. ये जो ऐसे है बिगिन बाय द अर्जिंग रीडर टू लुक द नेचर विद द फ्रेश आई लाइक चिल्ड्रन unclouded by the custom or the social condition. Nature in this view is the both material and the spiritual. Okay, तो नेचर एक वेरी वेरी फेमस ऐसे उनका माना जाता है. फिर आता है उनका 1837 में द अमेरिकन स्कॉलर. ये एक लैंडमार्क एड्रेस करता है, डिलीवर टू द पिहा बेटा कोपा सोसाइटी एट हार्वर्ड में उन्होंने डिलीवर किया था इसे. ऑफन इसे रिकॉर्डेड किया जाता है इंटेलेक्चुअल डिक्लेरेशन ऑफ दैट इंडिपेंडेंस फॉर द अमेरिकन थॉट. ये चैलेंज करता है अमेरिकन स्कॉलर एंड राइटर को टू स्टॉप इमिटेटिंग यूरोपियन, मतलब जो यूरोपियन ट्रेडिशन है उसे स्टॉप करो आप इमिटेट करता, और अपना जो ओन कल्चर उसे डेवलप हमें करना चाहिए जो रूटेड है इन देयर ओन एनवायरमेंट और उनके जो एक्सपीरियंस है. सो एड्रेस द आइडेंटिफाइज 3 इसेंशियल इन्फ्लुएंस ऑन अ ट्रू स्कॉलर, जैसे कि नेचर, बुक्स एंड द एक्शन. ओके, then talk about his next work, that is सेल्फ रिलायंस, जो 1841 में आया था. ये वन ऑफ द बोल्डेस्ट कॉल फॉर इंडिविजुअलिटी. अमेरिकन लेटर asserting that personal institution is the highest authority. Okay, so it reject the conformity, limitation, blind obedience, tradition, arguing instead that each person must be cultivated trust in their own inner voice. तो ये ऐसे क्रिटिसाइज करता है दैट गिविंग द प्रेशर टू कन्फर्म टू द सोसाइटल नॉर्म, और आर्ग्यू करता है ग्रेटनेस कम्स फ्रॉम द विद इन, ओरिजिनलिटी, ऑथेंटिसिटी, फेमसली कंटेमेन, अ फुलिश कंसिस्टेंसी इज नॉट फॉलोड. ओके, सो दिस इज हाउ द वर्क. देन essays first series 1841 brought together the collection of writing that expanded on the theme of the individuality, nature and the spiritual philosophy. This is how then the Yellow Velvet, जो 1819 में is a reflective lyric poem that uses the modest that violet flower. Sorry, the yellow violet. एक सिंबल करता है ह्यूमिलिटी को, सिंप्लिसिटी को, मॉरल इंस्ट्रक्शन. द फ्लावर ब्लूम अर्ली इन द स्प्रिंग एंड अपीयर हाउ, सो द ऑल डिस्क्रिप्शन इज गिवन हियर. आफ्टर दैट कम द नेथनल हथॉर्न. नेथनल हथॉर्न जाने ही जाते हैं अपने फेमस वर्क स्कारलेट लेटर्स के लिए. इस पे क्वेश्चन आता है स्कारलेट लेटर किसका है, ये कब पब्लिश हुआ. सो एक क्लासिक अमेरिकन नॉवेल माना जाता है 17th सेंचुरी का. प्यूरिटन बोस्टन एक्सप्लोरिंग द थीम ऑफ sin, guilt, punishment and the redemption. Okay, the story follow करती है Hester Prynne who bear an illegitimate child, जिसका illegitimate और the illegitimate child है, is forced to wear the scarlet letter. A नाम का एक scarlet letter दिया जाता है on her chest as a mark of shame, ताकि तुम embarrassed feel करो, shame feel करो, because you don't have the legitimate child. So she endures social isolation but raises her daughter. वो सह जाती है एक social isolation के, पर वो अपने daughter Pearl को raise करती है strength और dignity के साथ. सो द हिडन फादर जो रहते हैं रेवरेंड, जिसे पता होता है कि मेरी बेटी होती है, सो डिमेंस्ट्रेबल सफर साइलेंटली अंडर द वेट ऑफ गिल्ट, और उसे गिल्ट रहता है कि हाँ मैंने बहुत गलत किया क्योंकि ये मेरी बेटी है, बट वो दैट फेमसली नहीं बता पाता है. ओके, तो बेटी का नाम जो है पर्ल है, डॉटर पर्ल है, और जिसे ए लेटर दिया जाता है एज अ शेम, ताकि वो फील करे हेस्टर प्रायरन, और जिसके साथ उसका ये बेटी हुई थी वो था रेवरेंड. ओके, then the House of the Seven that Gables, 1851, blend the romance, history and the Gothic element to tell the story of decaying New England mansion caused by the ancestral guilt. The novel शुरुआत होती है with the Pension family whose wealth was built on the greed and the injustice. मतलब जो भी उन्हें पैसा या पावर मिले वो greed और injustice के इस पे मिली है. Particularly the wrongful acquisition of land. जिन्होंने land acquisition किया है वो wrongfully है, इसीलिए वो cursed है. Manifest in the misfortune and decline and reoccurring the tragedy. Okay. So सेंट्रल कैरेक्टर इंक्लूड होते हैं इसमें एल्डरली दैट हैब्जे पेंचेन एंड हर ब्रदर क्लिफोर्ड एंड देयर यंग रिलेटिव
for and whose warmth and that vitality bring new life the gloomy houseful. Okay. Now next उनका वर्क आता है द ब्लिथडेल रोमांस. एक नॉवेल है जो इंस्पायर होता है बाय द सोशल एक्सपेरिमेंट एंड यूटोपियन कम्युनिटीज मिड 19th सेंचुरी में. स्टोरी नरेट करते हैं माइल्स कॉवरडेल, अ पोएट हु ज्वाइन दैट ब्लिथडेल, a communal farm founded on the ideal of the equality. Okay. इसका सेंट्रल ड्रामा रिवॉल्व करता है अराउंड द 4 कैरेक्टर. एक है कॉवरडेल, that reformer है हॉलिंग्सवर्थ का, and the strong-willed Zenobia, and एक mysterious Priscilla Zenobia's eventual downfall highlight. Okay. Then after it there is in 1837 twice told tales expanded in. Okay, so the Marvel fun is there, the birthmark is there. एडगर एलन पो को हम अलग से इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे.